अस्सलाम वालेकुम। हमसे है ज़माना का 7वां एपिसोड। इस कलम समरा बुखारी। आज जवादी और शिबली स्कूल से बेहद ख़राब मूड के साथ आए थे। दोनों इकट्ठे शिबली के घर में दाखिल हुए, लेकिन रुख इसके कमरे की तरफ नहीं बल्कि दादी के कमरे की जानिब था। दादी अभी अभी टीवी पर एक सैड सीरियल देखकर कहके लगाते और इसके राइटर को जी भर के उल्लू गधा कहने के बाद अपने कमरे में आई थी और अब मुलाजमों को इस नालायक राइटर के कारनामे सुना रही थी। लो भला बताओ, ये कोई बात है भला? एक किस्त में लड़की को तलाक होती है, अगली किस्त में दिखाया जाता है वह नगोड़ी ख्वाब देख रही थी, तलाक वलाक कुछ नहीं हुई। एक किस्त में एक्सीडेंट में लड़का मर जाता है, अगली किस्त में फिर दंदनाता फिरता है। अभी अभी यहीं तक पहुंची थी कि दोनों कमरे में दाखिल हुए, बगैर दुआ सलाम के धप से बेड पर आ गिरे। तुम्हें क्या हुए है? तमीज़ अदब सब भूलते जा रहे हो, मगर याद रखो दादी भी मेबहार छोड़ने वाली नहीं। चलो वापस चलो, दरवाजे के करीब खड़े होकर कहो दादी अस्सलामु अलैकुम और दुआएं लो मेरी। ऐसे ही दे दे दुआएं देते, कौन सा खर्च आता है? जवादी ने लापरवाही से कहा। अरे कदर करो इन दवाओं की, कल को हम नहीं होंगे तो तरसोगे। आज जितनी बदुआएं हमें मिली है ना, इसके बाद कल का सूरज देखने की उम्मीद किसे है? शिबली ने हाथ उठाकर गुस्से से बताया। करो उल्टे काम, कूदो हर किसी के मामले में। दादी लहक कर बोली, सारा कसूर आपके मुन्ना भाई नाना मामू का है। चले हैं स्कूल में फंक्शन अरेंज करने, 50 रुपये एंट्री टिकट रखी है। इस पर बच्चों को ज़बरदस्ती 5-5 टिकट लेने और पैसे वसूलने की जिम्मेदारी हम नाजुक जानों को सौंप दी है। हाय क्या बताए दादी, आज बच्चों की माओ ने आकर क्या क्या बातें सुनाई हैं हमें। नाना मामू तो अपना शानदार ऑफिस बंद करके बैठे ऊँगते रहे और हम, जवादी की आवाज़ आंसुओं में डूब गई। तुम्हारे स्कूल की उस्तानियाँ कहाँ मर गई थी? बुलाना था ना बदतमीज़ माओ के दांत खट्टे करने को। अरे वो क्यों देती भला हमारा साथ? नाना मामू ने इस माह इन्हें तनख्वाह से महरूम रखा है। अकाउंट का शोबा हम बद नसीबों के पास है, चनाचा इधर से भी बुरी भली भी हमें ही सुनना पड़ती है। बस कह दिया, आज से ये टिकट की फ़रोख्त वाला खेल हम नहीं खेल रहे। ख्वामखा, ज़रा तरीके सलीके से काम करो तो हो जाएगा। अब के टिकट इस्त्री करके फिर हैंगर करके पकड़ाएं, तरीका सलीका। शिबली ने चिढ़कर कहा था। चल गुस्सा थूक, आज तेरी माँ ने कोफ्ते बनाए हैं, दोनों भाई मुंह हाथ धो लो फिर खाना खाते हैं। दादी ने चमकारा था। ऐसे मौके कभी कभार आते थे। शिबली इस लाड के जेरे असर ठन कर इनके करीब बिस्तर पर दराज हो गया। चल, एक तो गधे की तरह अड़ियल बड़ा है, प्यार की जुबान तेरे पे उल्टा असर करती है। दादी, आज आपको नाना मामू से इस जुल्म का हिसाब देना है, वरना क़यामत के दिन नाना मामू का गिरेबान होगा और हमारा हाथ। जवादी ने धमकाया। अरे जो कुछ नाना मामू दुनिया के साथ कर रहे हैं, मुझे लगता है दुनिया वालों ने इधर ही इनका गिरेबान चाक कर देना है। इधर वो बगैर गिरेबान के ही मुंह छुपाए घूम रहे होंगे। दफा दूर, हया कर कुछ। दादी ने शिबली की पेशगोई सुनी तो दहल कर एक हाथ झाड़ दिया। इससे ज्यादा वजनी चपेड़े पड़ेंगी रोजे हशर मौसूमों को सताने वालों को। सर ना खाओ मेरा, चलो निकल जाओ। मुंह धोना है तो धो, नहीं तो ऐसे ही रोटी खाओ और निकल जाओ मोहल्ले के दौरे पर। दादी का मूड गाढ़त हो गया था। क्यों, घर बैठे अच्छे नहीं लगते? भला आपको कौन से दुख दिए हमने जो घर से निकालने के दर पे रहती है? बहू ओ बहू, दादी शिबली की अम्मी को पुकारने लगी। जी अम्मा, खाना तैयार है, आखिरी फुल्का तवे से उतार रही हूँ, किचन से ही जवाब आया। आय हाय, तू क्यों खड़ी होगी रोटियां डालने? ये शीदा कामचोर क्या मैंने डेकोरेशन पीस के तौर पर रखी है? फिर तासुब से शिबली को देखा और बोली, अल्लाह ऐसी बेहिस औलाद दुश्मन को भी ना दे। अब क्या रोटियां मैं डाला करूँ? तू किसी काबिल तो हो जा तो मैं तेरी शादी करूँ, ताकि मेरी बच्ची को भी कुछ आराम मिले। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ये बताएं। वो सीना फुलाकर इनके सामने खड़ा हो गया। जा जा, मुझे ये मस्करियाँ अच्छी नहीं लगती। और सुन, शाम को तेरे साथ बाजार चलना है मुझे। बाजार में क्या मज़ा आएगा, पार्क में चलते हैं, फिर रात का खाना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाकर वापस आ जाएंगे। वे बेगैरत, मुझे अपनी नई ऐनक बनवानी है, फ्रेम पसंद करूँगी। जवादी इस अरसे में उठकर किचन में चला। अपना और शिबली का खाना चची से निकलवा कर अभी किचन से निकल रहा था कि मोहल्ले के एक बच्चे ने एंट्री दी। जवादी भाई, शकील की अम्मी आपको बुला रही हैं। वे जवादी, कौन आया है? दादी ने कमरे में बैठते ही बच्चे की आवाज़ सुन ली थी। कोई नहीं दादी, वो हमसाए की मुर्गी गलती से हमारे घर आ रही थी और अब घबरा कर चला रही थी। आय हाय, इधर किस हमसाए ने मुर्गियाँ पाल ली? दादी को हैरत हुई। शिबली भी इनके कमरे से निकल आया और जवादी के साथ अपने कमरे में आ गया। जिस वक्त शकील के यहाँ पहुँचे, दादा सेठ की औलाद फरमा रहे थे। खड़ाटों की आवाज़ लाउंज में भी मौसीकी बुखेर रही थी। बिल्कुल तबले वाली झलक है। जवादी ने तबसरा किया। नहीं, मुझे तो लगता है जैसे शेर बांसुरी बजा रहा है। शकील ने मुतासिर होकर कहा। शकील नहीं, शेर और बांसुरी का तस्वुर किया, फिर ज़ोर से हंस पड़े। वो असल में आज अब्बा जी ने पाए खाए हैं ना। तो खाला सुनारद ने अजीब सी वजाहत पेश की तो शिबली बोला, क्या हड्डी गले में फंस गई है? इसमें से गुजर कर आ रही है आवाज़, इसलिए इतना शोर है। वे पता नहीं, तुम फजूल बातों पर इतना गौर क्यों करते हो? मैंने बुलाया था कि मेरी शकीला के ससुराल वाले दिन रखने आ रहे हैं।
इस सिलसिले में मुझे मशवरा करना है। पहली बेटी ब्याह रही हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर तो आपने ठीक तजर्बाकार लोगों को बुलाया है। हम दोनों तो खुदा के फजल से 3 बेटियां ब्याह चुके हैं, चौथी की तैयारी है। शकील फिर मुंह फाड़कर हंसने लगा तो खाला ने उठकर बड़ी संजीदगी से गुद्दी पर 2 तमांचे झाड़ दिए। हंसी को वही ब्रेक लगी। अब बताओ, ऐसे मौके पर इधर से आने वाले दूल्हा की हर रिश्तेदार औरत को जोड़ा दूं या सिर्फ दूल्हे की अम्मा को देना ही काफ़ी होगा? अगर इतने फालतू जोड़े हैं आपके पास तो हमें दे दें, हम अतवार बाजार में स्टॉल लगा लेते हैं। जवादी बड़ी संजीदगी से कहा, मुझे पता है तुम इन रस्मों के खिलाफ हो, पर बेटी का मामला है, कुछ तो करना पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल जोड़े देने से लड़की को ससुराल में ज़्यादा इज्जत मिल जाएगी, बल्कि आज सबको जोड़े डालेंगे। शादी पर साड़ी छंडाले सोने के जेवर की तवक्को करेंगी। मैं तो कहता हूँ दफ़ा करो, और दिन रखने पर खानदान भर की नकमियाँ क्यों जमा हो रही हैं? 2-4 बुजुर्ग आ जाएं इधर से, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला। आहो, हमारे ज़माने में तो ऐसा ही होता था, पर अब नए ज़माने के नए रिवाज। पूरे 40 रिश्तेदार आ रहे हैं। इनके मर्द तो 1-2 ही होंगे, बस शौकी जनानियाँ इकट्ठी होकर आ रही हैं, तो बस फिर इन सब के साथ शौकी करना ही बेहतर है। शकील खाने में जमाल घोटा मिला देना। वे चुप कर। खाला सुनारन को हंसी आ गई, फिर संभल कर बोली, उल्टी मत न दो, कोई काम का मशवरा दो। अब्बा जी तो कह रही हैं साफ कह दो, इतने खड़क की ज़रूरत नहीं, बस फ़ोन पर तरीक पक्की कर लेते हैं। दादा सेठ को याद दिलाएं कि वो अमेरिका में और लड़के वाले नेपाल में नहीं बैठे। दोनों अल्लाह के फजल से एक शहर में जलवा अफरोज़ हैं। आने जाने के रास्ते बंद ना करें। तुम्हें तो पता ही है अब्बा जी पर कभी कभी कंजूसी के दौड़े पड़ते हैं। तुम बताओ फिर क्या करें? सबसे पहले तो ये करें, इनके यहाँ कहला भेजें। हमारे यहाँ रिवाज है, लड़के वाले जब दिन रखने आते हैं तो लड़की की बहनों और सहेलियों के नए जोड़े और तहाइफ लाते हैं। बाकी प्रोग्राम इनके जवाब आने के बाद बताइएगा। आहो, ये भी ठीक है। जिस दिन वो लोग दिन रखने आएंगे ना, तुमने तो ज़रूर आना है। फिक्र ही ना करो जी, हमें पता है ऐसे मौक़ों पर हमारी मौजूदगी नागुज़ीर है। दोनों उठ खड़े हुए। अभी इनकी गली में थे कि शिबली का मोबाइल बजने लगा। देखा नंबर ज़ेबा के घर का था, झट कान से लगाया, लेकिन जो खबर सुनने को मिली परेशान हो गया। ज़ेबा की बहन बता रही थी बाजी की तबीयत ख़राब है, अम्मी और छोटा कामी इन्हें हस्पताल लेकर गए हैं, डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है। सारी बात जवादी को बताई। फिर घर आए तो यहाँ इतला पहले ही आ चुकी थी। दादी बेहद परेशान इनकी राह तकती, सहन में चक्कर काट रही थी। देखा तो बरस पड़ी, निकले रहा करो सैर सपाटों पर। इधर वो गरीब छोटे से बच्चे कामी और जवान बीमार लड़की के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ खवार हो रही होगी। हम जा रहे हैं दादी। इसने कमरे में जाकर मोटरसाइकिल की चाबी उठाई। ये कुछ पैसे रख लो, ज़रूरत पड़ सकती है। दादी ने 1000 के कुछ नोट जवादी को पकड़ाए। दोनों घर से निकल आए। ज़ेबा की अम्मी आंटी ज़किया से रब्ता किया। पता चला इनके इलाके के करीब एक सरकारी अस्पताल में ज़ेबा एडमिट है, बुखार हो रहा है इसे। एक्सक्यूज़ मी, मिस ज़ेबा कौन सी वार्ड में है? शिबली ने करीब से गुजरती हुई मोटी सी नर्स से सवाल किया। मिस ज़ेबा? इसने नाक पर आंख रखकर नाम पर जोर दिया, फिर आसबात में सर हिलाया। नाम से तो कुड़ी लग रही है, तो जाहिर है मर्दाना वार्ड में तो नहीं हो सकती। कहका मारा और आगे बढ़ने लगी। जी, ख़वातीन का वार्ड किधर है? मैं इधर ही जा रही हूँ, आ जाओ मेरे साथ। वैसे तुम ज़ेबा के क्या लगते हो? कहीं तुम्हारा नाम मोहम्मद अली तो नहीं? जब मैं छोटी होती थी मोहम्मद अली ज़ेबा की फिल्में स्कूल से भाग कर देखा करती थी। दोनों ने इसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया। वार्ड से बाहर आंटी से मुलाकात होगी। बता रही थी ज़ेबा की हालत कुछ संभली है। बस बेटा क्या करती, घर में कोई मर्द तो है नहीं, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। घबरा कर मैंने खाला जी को फ़ोन कर दिया, और ये इनकी मोहब्बत है कि फ़ौरन कहा शिबली जवादी को फ़ोन करो। हमारी मोहब्बत भी देखे ना, फ़ौरन चले आए हैं। जवादी ने आहिस्तगी से कहा। बस जी स्टॉप, आगे नहीं जा सकते, ये औरतों का वार्ड है। डॉक्टर साहब की तरफ से सख्ती से हिदायत है, मर्द मुंह उठाकर अंदर मत घुसे। स्टाफ नर्स तन कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। खाला प्राइवेट कमरा ले लेते हैं। शिबली ने वार्ड की हालत पर नज़र डाली और खाला जकिया से कहने लगा। वो खामोश रही, इनकी झिझक से समझ और जवादी को इनके पास खड़ा करके चला गया। ज़ेबा के लिए प्राइवेट रूम का बंदोबस्त हो चुका था और इसे इधर शिफ्ट कर दिया गया था। वो होश में थी, लेकिन नहाकत बहुत ज़्यादा थी। आंखें बंद करके लेटी थी। खाला जकिया परेशान सूरत बनाए बेटी को तक रही थी। मरीज़ा को थोड़ा बहुत खिलाओ पिलाओ, दवाई देनी है मैंने। वही स्टाफ नर्स कमरे में झांक कर बोली थी। फिर इन दोनों को मौजूद पाया तो अंदर आ गई। वैसे ये रूम लेकर बड़ा अच्छा किया है जी आपने। कैसी मलूक कुड़ी है, इधर भला रह सकती थी? वैसे किसी ज़माने में मैं भी बड़ी मलूल सी हुआ करती थी। नाम तो मेरा जरीना कोसर तस्नीम है, पर लोग मुझे नाजुक पड़ी कहा करते थे। कौन लोग थे वो? जवादी ने हैरत से दरियाफ्त किया। बैठेंगे किसी दिन चाय पियेंगे, एक साथ बताऊंगी कौन लोग थे। अब इस वक्त तो ड्यूटी पर हूँ और मरण जोगियाँ नर्सा फ़ौरन शिकायत लगा देती हैं। वैसे तुम लोगों ने अभी तक नाम नहीं बताए अपने। प्यार से जो भी कहें हमें कबूल है। शिबली की बात पर आंखें बंद करके बेड पर पड़ी ज़ेबा ने आंखें नीम वा की थी,
لیکن شبلی اس وقت زرینہ کوثر تسنیم کی جانب متوجہ تھا۔ اچھا جی، محترمہ نے خوفناک کہکا لگایا، پھر بولی، اس کا مطلب ہے بہت نام ہے تمہارے کہ تم سے پیار کرنے والیاں تو قدم قدم پر ہوں گی۔ ایک اور مردانہ وار کہکا لگا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماشاءاللہ، ماحول تو بڑا خوشگوار ہے ادھر کا۔ جوادی کا اشارہ مس زرینہ کی جانب تھا۔ خالہ ذکیہ بولی، صبح سے مریضوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، اب تم لوگوں کو دیکھ کر اور کچھ یہ پرائیویٹ روم کی برکت نے اس کا موڈ بدل دیا ہے۔ امی ان سے کہہ دیں زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ اتنی بیماری کے باوجود زیبا کا پورا دھیان ان کی جانب تھا۔ بھی رشتہ دار ہیں تمہارے، تیمارداری کو آئے ہیں، اس میں قابل گرفت بات کون سی ہے؟ شبلی نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائی۔ جو میں کہہ رہی ہوں اچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ ارے زیبا بچی، شکریہ ادا کرو ان کا، بڑا ساتھ دیا ہے انہوں نے میرا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے خالہ، اب تکلیف میں ہوں تو بھلا میں چین سے بیٹھ سکتا ہوں؟ شبلی نے زیبا کو نظر میں رکھ کر بظاہر خالہ سے کہا تھا۔ جیتے رہو، بڑا آسرا ہے مجھے خالہ جی اور تم لوگوں کا۔ خالہ چلے میرے ساتھ، آپ کو کھانا کھلا لاتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ یہ شبلی ہے زیبا کے پاس، آئے میرے ساتھ، مجھے بھوک نہیں ہے، بس تھوڑی دیر تک گھر سے طوبہ اور کامی آ جائیں گے، پھر میں گھر چلی جاؤں گی، وہ رہیں گے زیبا کے پاس۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کا نام لیا۔ ارے کامی تو صبح بھی آپ کے ساتھ ادھر کھوار ہوتا رہا ہے، آرام کرنے دے اسے، اور طوبہ بیچاری بھی اسپتال کے ماحول میں پریشان ہوگی، انہیں رہنے دے۔ یہ جوادی آپ کو بھی گھر چھوڑ آتا ہے، میں زیبا کے کمرے کے باہر کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا ہوں، جیسے ہی یہ کسی کام سے پکارے گی فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ جوش سے کہتے کہتے اسے خیال آیا تھا، خالہ جوان جہان حسین لڑکی کے پاس اسے اکیلا تو ہرگز نہیں چھوڑیں گی۔ امی آپ جائیں، طوبہ کو بھیج دیں، زیبا نے نہاکت زدہ آواز میں کہا۔ کمال ہے، چھوٹی بہن کا احساس ہی نہیں، شبلی نے دھیرے سے کہا۔ اچھا شبلی، میں تو خالہ کو گھر لے کر چلتا ہوں، جب تک طوبہ اور کامی نہیں آ جاتے تم خیال رکھنا۔ انداز معنی خیز تھا۔ ہاں جلدی جاؤ خالہ، گھر جا کر زیبا کے لیے کوئی ہلکی پھلکی سی چیز بنا کر بھیج دینا، جوادی لے کر ہی واپس آ جائے گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، زیبا بیٹی تم سونے کی کوشش کرو، شکر ہے اللہ کا اب تو بخار کم ہے۔ شبلی بیٹا تم یہ کرسی دروازے کے باہر رکھ کر بیٹھ جاؤ، وہ جاتے جاتے ہدایت کر رہی تھی۔ اس نے جھٹ عمل کیا اور کرسی باہر لے آیا، لیکن جو ہی وہ جوادی کے ساتھ نکلی شبلی پھر کمرے میں تھا۔ کچھ کھانے کو دل نہیں کرا خدا نہ خواستہ، اصل میں یہاں ریٹ بہت ہوتے ہیں نا، مسکرا کر وضاحت کی۔ زیبا کے سر میں درد تھا، جواب نہیں دیا۔ ویسے گھبراؤ نہیں، میں نے سنا ہے جب آدمی زیادہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اسے دنیا میں سزا دینے کے لیے بخار میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ شبلی میں سونا چاہتی ہوں۔ کمال ہے، ایسے سنہرے موقع قدرت نے، اور تم بیوقوف خرگوش کی طرح سو کر یہ موقع گنوانا چاہتی ہو۔ شبلی مجھے انجیکشن سے بہت خوف آتا ہے، اور یہ لوگ تو بس انجیکشن پر انجیکشن لگائے چلے جاتے ہیں، انہیں کہو مجھے کیپسول اور ٹیبلٹ دے دیں، انجیکشن مت لگائیں، پھر چلتے ہیں کسی لنگوٹی کسی بیٹھے بابے کے پاس، بس 2 پھونکوں میں کام تمام، میرا مطلب ہے بخار کا کام تمام کر دے گا۔ ہیلو جی، زرینہ کوثر تسنیم نے جھانکا، انہیں اکیلا پایا تو معنی خیز انداز میں آنکھیں پٹپٹائیں۔ اوہو، ہمارے ہسپتال کا تو ماحول ہی بدل گیا ہے۔ ویسے وہ خالہ جی اور دوسرا منڈا کدھر نکل گئے ہیں؟ اب تو مریضہ کے چہرے پر لالیاں بکھر رہی ہیں، لگتا ہے بخار سب بھاگ گیا نا۔ ویسے کیا نام ہے تمہارا؟ عورتوں کے وارڈ میں بطور علاج تمہیں ہی نہ بھیج دوں؟ مردانہ وار کہکا اور ساتھ ہی شبلی کے کندھے پر زور کا ہاتھ۔ زیبا تو تل ملا کر رہ گئی۔ لگتا ہے کوڑی کو اعتراض ہے میری بات پر، وہ ایک کایا تھی۔ کوڑی کے اعتراض کو گولی مارو، بس تمہارے سمپولے ڈاکٹر کو اعتراض نہ ہو، وہ تو یہی چاہتے ہیں نا آدھا شہر بیمار پڑا رہے۔ آہو جی، بڑا ہی ظالم پیشہ ہے سچی، ہم نرسوں کا دم نہ ہوتا تو یہاں کوئی مریض کے اشک پونچھنے والا بھی نہ ہوتا۔ آپ تو مجھے بہت ہی حساس دل کی مالک لگتی ہیں۔ اوہ، آپ وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے زرینہ کوثر تسنیم کے دل کو پہچانا ہے، ورنہ سارا ہسپتال مجھے چلاکو، جادوگرنی تو کبھی جن کی بچی وغیرہ کہتا ہے۔ پر سچ بتاؤں بڑی دکھی ہوں میں، اس نے زیبا کو دعا کھلاتے ہوئے۔ کیا اپنے نام کا یونیفارم نہیں ملتا؟ شبلی نے صحت مند سراپے پر چوٹ کی، جواب میں پھر شانے پر ایک ہاتھ پڑا، ہنسی پھر بولی، صحت مند سراپے پر نہ جاؤ، دل بڑا چھوٹا سا ہے میرا، اور اس میں دکھ ہی دکھ بڑے ہیں۔ ویسے کیا نام ہے تمہارا؟ ابھی تک بتایا نہیں ہے تم نے۔ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ نہ یہ کیا بات ہوئی بھلا، ناموں میں بڑا کچھ رکھا ہے، بلکہ سب کچھ رکھا ہے۔ اب اگر ایک بندہ مجھے نازک پڑی کہہ کر بلائے، دوسرا جن کی بچی، تو مجھے کس کے لیے موڈ خراب کرنا چاہیے؟ نازک پڑی کہنے والے کے لیے، شبلی نے جھٹ سے کہا۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں بھئی، جھوٹ جو بول رہا ہوں، جھوٹے بندے کو کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے۔ نہ تمہیں میں جن کی بچی دکھائی دیتی ہوں؟ خفگی دکھائی؟ ہو سکتا ہے یہ میری نظر کا دھوکہ ہو، شبلی نے تسلی دی، تردید نہیں کی۔ لو جی، کڑی تو سو گی، اصل میں دواؤں میں اثر ہوتا ہے نا۔ کیسا اثر؟ اوہو، گھبراؤ نہیں، نیند آ جاتی ہے انہیں کھا کر۔ چلو چائے پینے چلتے ہیں۔ اچھا نہ دینا پیسے، میں دے دوں گی،
तुम्हारी सारी तनख्वाह तो चाय पर ही उठ जाती होगी। शिबली ने चोट की। ऐसी वैसी ना समझो, बस तुम्हें अपने दुख और दास्तान सुनाने को जी चाहा था, इसलिए सोचा कुछ देर तुम्हारे साथ बैठूं, वरना मैं कभी किसी को लिफ्ट नहीं कराती। मैं इसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, यही पिला दो ना। अस्पताल से क्या कोई चुक के ले जाएगा? कमाल है, तुम तो ऐसी निगरानी कर रहे हो जैसे ये नन्ही बच्ची है। मरीज है भाई, कुछ नहीं होता, दवाइयाँ दे दी हैं मैंने। शिबली ने कुछ सोचा, फिर इसके साथ हो लिया। कुछ देर के बाद वो अस्पताल की कैंटीन में मौजूद थे। हक हाँ, किधर से शुरू करो? बस जी, ये ज़रीना कोसर तस्नीम तो दुनिया में आई ही दुख सहने के लिए है। छोटी सी थी कि माँ घर से भाग गई। अकेली? शिबली ने पूछा। नहीं, मेरे अब्बे के साथ। ओ ना, क्या मतलब है अकेली? मेरा मतलब है तुम्हें साथ लेकर नहीं गई। इसे अपने आशिक से इस सिलसिले में पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। 6 बच्चों की माँ थी वो, कोई मैं अकेली तो नहीं थी जो इससे बात कर लेती। ओ 6 बच्चे, तो इस आशिक ने तुम्हारी माँ को भगाने का फैसला ही क्यों किया? क्या इसके शहर में कवाड़ियों या कम बच्चे वालियों की कमी थी? दफ़ा करो इसे, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना रही हूँ। अच्छा मेरी सुनो। जब मैं कुछ बड़ी हुई तो मेरी 16 साला बहन एक बाबे के साथ भाग गई। बाबे कहाँ भाग सकते हैं? छेल छबीली बहन लेकर भागी होगी ना। तुम तो कहती थी कहानी बड़ी दुखी है, जबकि ये तो अंधे इश्क की दास्तान है। वो पहला उल्लू का पट्टा 6 बच्चों की माँ पर फिदा हो गया, और इधर नोखेज उम्र की लड़की एक बाबे पर मर मिटी। बस जी, फिर मेरे अब्बे का औरत पर से एतबार उठ गया। हालांकि इसका एतबार औरत की अकल पर से उठना चाहिए था। शिबली बुड़बुड़ाया। कमबख्ती आई मेरी और मुझसे बड़ी बहन की। अब्बा बड़े जुल्म तोड़ता था हम पर, कहता था तुम भी एक दिन भाग जाओगी। बस इसीलिए इसने मुझसे बड़ी बहन की शादी इस वक्त कर दी जब वो 13 साल की थी। और दूल्हा? शिबली ने दिलचस्पी से पूछा। दूल्हा? हूँ, छुवाड़े जैसी शक्ल वाला, गुर्बत का माड़ा। बस अब्बे को तो मेरी बहन को बयाने की जल्दी थी। मेरी बहन ने 5 साल रो धोकर गुजारे इसके साथ, फिर इसे छोड़कर फिर अपनी पसंद की शादी कर ली। अब्बे को ये भी गवारा नहीं था। मुझ पर तो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। इधर मैं 14 साल की हुई, इधर अब्बा ने मेरी भी शादी कर दी। मुझे अब पता चला दुनिया जहन्नम कैसे बनती है। सच्ची बड़ा ही जालिम है मेरा घर वाला। कमाती भी मैं हूँ और मार भी मैं ही खाती हूँ। बात बात पर कत्ल की धमकी देता है। मेरे बाप की तरह ही शक्की मजाज भी है। बात बात पर कत्ल की धमकी, यानी आप फरमाती हैं आज मैंने कीमे के पराठे बनाए हैं। वो आंखें लाल करके फरमाता है चुपकी बैठी रहो, कत्ल कर दूंगा। शिबली ने गहरी नज़र से जांचते हुए कहा था। ये बात नहीं, तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो बूढ़ा मान गई। फिर वजाहत करो ना, फिर कभी से ही। तुम समोसे खाओ, यहाँ समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं। शिबली ने हैरत से अपने और इसके दरमियान सजी मेज़ को देखा, जिस पर चाय के सिर्फ 2 कप धरे थे। खातून, मुझे लगता है मेरी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो रही है। समोसा तक नहीं देख पा रहा हूँ और सूंघने की हिस्स भी धोखा दे गई है। खुशबू तक नहीं आ रही। समोसे मंगवाएंगे तब ना? वो मासूमियत से मुस्कुराई। कुछ भूख तो महसूस हो रही थी। शिबली ने ऑर्डर दे दिया। 4 समोसे आए, जिनमें से 3 ज़रीना कोसर ने फ़ौरन अपनी प्लेट में मुंतकिल कर लिए। आप समोसे खाकर जान बनाओ, मैं जाकर अपनी मरीज़ा को देखूं। शिबली उठ खड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, कल रात से भूखी हूँ। जेब में इतने पैसे भी नहीं कि एक प्याली चाय ही अंदर अंडे लेती। और शिबली ने यहाँ काम करने वाले छोटे को बुलाकर बिल अदा कर दिया। जब वो ज़ेबा के रूम में आया तो जवादी तूबा के साथ आ चुका था। ज़ेबा भी सो रही थी। खाना बनाकर लाई हूँ, खा लीजिए। तूबा ने इससे कहा। तुम कहाँ गए थे यार? हालांकि मैं तो सोच रहा था चौकट पकड़ के बैठ जाओगे। इधर ही था यार, ये सो गई थी, मैंने सोचा कैंटीन चेक कराऊँ। बाजी ठीक तो है ना? तूबा ने पूछा। बिल्कुल एकदम हट्टी कट्टी, मेरा ख्याल है कल तक छुट्टी मिल जाएगी। शिबली ने बशाशत से कहा। शुक्र है अल्लाह का, हम सब तो बहुत परेशान हो गए थे। मैं रात को बाजी के पास रहूँगी, आप दोनों भी घर जाकर आराम करें। आहो, फिर सारी उम्र के लिए ज़ेबा के ताने सुनो कि मेरी खातिर एक रात की नींद भी कुर्बान नहीं कर सके। नहीं भाई, मैं बताऊंगी बाजी को आपने कितना ख्याल रखा है इनका। छोड़ो मुन्नी, तुम दिल वालों की बातें नहीं से यही रहने दो। जवादी हंसा। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, फिर आवाज़ आई। मैं क्या जी जाग रहे हो या सो गए हो? मैंने कहा जाग रहे हो या सो गए हो? हम प्यार में जलने वालों को हाय, चैन कहाँ आराम कहाँ। जवादी शिबली को देखकर गाना गाने लगा। जाग ही रहे हैं, आज लंग आओ। शिबली ने जवादी के गीत को नज़रअंदाज करते हुए कहा। दरवाज़ा धाड़ से खुला। एक सेहतमंद 50-55 साला खतून का खिलखिलाता चेहरा पूरी आबोताब से दिखाई देने लगा। या अल्लाह खैर, अस्पताल में ऐसी मुस्कुराहटें, लगता है कोई बड़ा सानहा बीता है। दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा। शिबली ने तबसरा किया। नहीं नहीं, मिठाई का डब्बा भी पकड़ रखा है। जवादी की बात पर खतून ने बारीक सी आवाज़ में कहका लगाया, लेकिन इख्तिताम तक पहुंचते आवाज़ की टून बतदरीज भारी होती गई। माशाल्लाह, लगता है इस कहके के पीछे बरसों की रियाजत है। दोनों ने इस फन की दाद दी। मुबारक दो जी मुझे, खतून लह कर बोली और कमरे में आ गई। क्यों, आपकी होने वाली सास आज मंगनी की अंगूठी चढ़ा गई है? जवादी इनकी उम्र को खातिर में ना लाते हुए जड़ से बोला था। मखौल करते हो खाला के साथ? फिर से वही काबिल तवज्जो कहका बरामद हुआ।
फिर मिठाई इनकी जानिब बढ़ाई। पोता हुआ है मेरे घर, दादी बन गई हूँ मैं, एक फखर से सर उठाकर ऐलान करने के अंदाज में कहा। मेरी दादी के 2 पोते हैं, लेकिन कह के इस निखार से खाली, आपके यहाँ क्या दुनिया से निराला पोता आया है? शिबली ने इकट्ठी 2 गुलाब जामुनें उठाते हुए सवाल किया। पूरे 6 साल के बाद पैदा हुआ है कर्मा वाला। मैं तो मायूस हो चली थी। पुत्र का दूसरी जगह रिश्ता तक पक्का कर दिया था, पर जी अल्लाह हयाती दे मेरे पीर साहब को, इनकी करामत से बहू की गोद हरी हो गई। तो 6 साल से पीर साहब सो रहे थे, पुत्र का दूसरी जगह रिश्ता पक्का हो गया, बड़ी बहू के सीने पर सांप लूट गए, आशिया लूटने के करीब आ गए। इधर दूसरी के यहाँ जहेज का सामान इकट्ठा होने लगा कि अचानक पीर साहब को करामत दिखाने की सूझ गई। कमाल है जी। शिबली को जैसी ये बात हजम नहीं हो रही थी। पहुंचे हुए लोग हैं, हम गुनाहगार, क्या जाने इनकी बातें। 5 साल मैंने चढ़ावे चढ़ाए, हाथ जोड़े पीर साहब के आगे, तब कहीं उन्होंने नजर करम की है। अल्लाह हयाती दे मेरे सोहने पीर को। इससे आधी नज़र न्याज तुम किसी अच्छी लेडी डॉक्टर को देती तो इंतज़ार न करना पड़ता। पहले साल ही पोता आंगन में किलकारियाँ मारने लगता और आज प्रेप का होनहार स्टूडेंट होता, और अपनी ज़िंदगी में ही तुम इसके सेहत पर सेहरा सजाकर एक और बहू के सीने पर मूंग धलने का इंतज़ार कर सकती थी। चल छोड़ जवादी, अगर ये सब हो जाता तो आज हस्पताल में ये लजीज मिठाई कैसे भरती। शिबली ने एक बर्फ़ी का टुकड़ा मुंतखब किया। वाकई बे, रब की रब जाने कहाँ कहाँ हमारा रिस्क रख छोड़ा है। जवादी ने रसगुल्ला उठा लिया और तूबा ने भी इनकी देखा देखी इंसाफ की हाथ दोबारा से बढ़ाया। खतून एक जोश के साथ बताती रही, पोता चंद का टोटा है, बिल्कुल दादा पड़ गया है वगैरह। जब मिठाई के डब्बे पर निगाह पड़ी तो चेहरे का रंग बदल गया। मजीद हमले से बचने के लिए कमरे से निकल गई। वाह वाह, अंडा बच्चे देने वाला पीर, तेरे कुर्बान हो जाऊं। जवादी झूम झूम कर मिठाई खा रहा था। चल एक चक्कर जचा बचा वार्ड के बाहर लगा कर आते हैं, शिबली ने मशवरा दिया। तूबा हंसने लगी, फिर बोली, कभी कभी ब्लड देने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। शिबली ने घबरा कर तूबा के कह के रोकने में नहीं आ रहे थे। चलो जी चलो, फालतू लोग घपने से बाहर निकलो, डॉक्टर साहब राउंड पर आ रही है। जरीना कोसर तस्नीम साहिबा आनन फानन कमरे का दरवाज़ा धार से मारते। फालतू, मगर हम तीनों ही अपनी अपनी जगह नहायत कार आमद है। जवादी ने आंखें पिटपिटाई। जरीना कोसर तस्नीम ने आओ देखा ना ताऊ बाजू से पकड़कर अचानक खींचा और कमरे से बाहर कर दिया। फिर यही सलूक तूबा के साथ हुआ। ओए होए, कितने भारी हो, बाजू टूट गया मेरा। जवादी आंखें निकाले, लेकिन पाऊ भारी नहीं है। इतला दी, मखौल ना करो, डॉक्टर साहिबा बड़े गर्म मिजाज वाली हैं, क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़े हो? इधर चलकर खड़े हो जाओ। आहो, एक तो अम्मा तुम्हारी मिठाई बांटने का प्रोग्राम खत्म होने में नहीं आ रहा, क्यों हमारे मरीज मारने का इरादा है? 1000 दफ़ा कहा है, मरीजों को परहेजी ग़िज़ा दी जाती है, तुम सुनती नहीं हो। फिर इल्ज़ाम हस्पताल पर आ जाता है। हैजी की डॉक्टर की नाअहली से मरीज़ कै हो गया। ज़रीना बोलती हुई खाला कहका बाज के पीछे लपकी थी। देखो ज़रा इनकी एफिशिएंसियाँ, सारा दिन जैसे चाहे धमाका चौकड़ी में, बस डॉक्टर के आने से पहले जिन फिर जाने वाला सुनाटा होना चाहिए। जवादी ने अफसोस से सर हिलाया। हस्पताल के चक्करों से अल्लाह बचाए। तूबा ने भी अफसोस से कहा। ज़ेबा के लिए तूबा घर से खिचड़ी बनाकर लाई थी, लेकिन वो खाने को मान नहीं रही थी। खाओगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी? शिबली ने फिक्रमंदी से टीवी पर चलने वाली ऐड की नकल उतारी। ज़ेबा ने घूट कर देखा और बोली, तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम खा लो, मैं ए भी खा लूँ। मुझे तो दोपहर की तरह रात को भी मिस ज़रमीना कोसर तस्नीम ने डिनर पर इनवाइट किया है। तुम मेरी तमादारी के लिए नहीं, नर्सों से दोस्तियां बनाने के लिए इधर आए हो। वो बिगड़ कर बोली, एक तीर से 2 शिकार हो जाए तो बुराई क्या है? जवाद भाई, इसे समझाओ, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मजाक कर कौन रहा है? कमाल है, मेरी सीरियस बात को भी मजाक कहती हो। यहाँ से करीब ही 2 बड़े अच्छे फूड कोर्ट हैं, तुम्हें कुछ अच्छा सा ला दूँ? जवादी ने पिचकारा। मसलन ज़ेबा भी झट रजामंद होकर पूछने लगी, बाजी अम्मी को पता चला तो डांट मुझे ही पड़ेगी, ये खिचड़ी खा लो। तूबा ने दहाई दी। जवादी, मिस ज़ेबा के लिए सिरी पाए का चाइनीज़ सूप बना लो, अगर इसे चाइनीज़ पसंद नहीं तो इटालियन बनवा लो, लगन हो सुरी पाए का, क्योंकि इसकी ख़ास तसीर है। शिबली के कहने पर तूबा मजाक समझने के बावजूद वजाहत चाहने लगी। भाई सिरी खाकर हमारा सर नहीं खाएगी और पाए खाकर जल्द चलने फिरने के काबिल हो जाएगी। तूबा को समझाकर ज़ेबा की तरफ मुड़ा और बोला, अब जल्दी से ये खिचड़ी खा लो वरना मैं बुलाता हूँ नोमलूद पोते की दादी को, कहता हूँ बुलाए अपने करामत वाले पीर को। मैं किसी पीर को नहीं मानती, सब झूठे फराडी। लड़की, पीर के कहर से डरो, वो अगर अंडे बच्चे देने में कमाल रखते हैं तो लड़की को बकरी भी बना सकता है। पीर को जहमत देने की क्या ज़रूरत है? इनकी मुरीदनी को बुलाकर एक कहका लगवा, लड़की अड़ियलपन करने की बजाय मस्कीन बकरी बनकर सब खाने लगेगी। जवादी की बात पर तूबा ने आसबात में सर हिलाया और बोली, हाँ बाजी, बड़े ही अजीब अंदाज में हंसती है वो। आप खाना खाओ, मैं बुला कर लाती हूँ। उफ, क्या ज़बरदस्त धमकी है। नहीं, ऐसा गजब मत करना, दोनों चिल्लाए थे। वो गुस्से में खिचड़ी दरवाज़ा खोलकर मिस ज़रीना कोसर तस्नीम दाखिल हुई। शुक्र है
कुछ खा ही तो रही है। और डॉक्टर साहब क्या रिश्तेदारी है? कह रही थी खास ख्याल रखना तुम्हारा। कौन सी डॉक्टर? इसने हैरत से पूछा। तुम दवाओं के असर में थी, आई थी एक खानदानी जन्नात की रुकन, शिबली ने बताया। ये तुम लोग हर वक्त मरीजा के कमरे में क्यों घुसे रहते हो? जी नहीं घबराता तुम्हारा? जवान मुंडे हो, बाहर निकलो, हंसो खेलो। जान बीमार है, जान पर बनी है, तुम हंसने खेलने को कहती हो जालिम। शिबली जज्बाती हुआ। ज़ेबा ने घूर कर देखा। चलो जल्दी आओ कमरे में, ज़्यादा लोग हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, ये मरीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता। और दोनों बाहर आ गए। चलो चलकर खाना खाते हैं। जरीना इनके बराबर चल रही थी। वो तुम्हारी साथी चुड़ैल, नर्सों ने डॉक्टर से तुम्हारी शिकायत लगा दी तो? शिबली ने इनकी कही बात याद दिलाई। ओहो, मैं कोई 24 घंटे ड्यूटी पर थोड़ी ही रहती हूँ, ऑफ करके जा रही हूँ, पर जाऊँ कहाँ? मुझ बदनसीब के लिए कहीं कोई ठिकाना भी तो नहीं। वो एक नाम का घर, जहाँ मनहूस मेरी मार लगाने के इंतज़ार में बैठा होगा। बहाना चाहिए इसे तो। तुम अपना कमाती हो, खुद मुख्तार हो, क्यों खाती हो इसकी मार? जवादी ने कुछ हैरत से कहा। तुम्हें क्या पता, मर्द हो, कहाँ समझ सकते हो औरत कब खुद मुख्तार होती है? मर्द का साथ हर कदम पर ज़रूरी कर दिया गया है इसके लिए, और मर्द इसी का फ़ायदा उठाता है। वो खाना खाने के दौरान भी अपने दुख बड़े किस्से सुनाती रही, फिर जख्मी मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहकर चली गई। खाना खासा पुरतकल्लुफ़ मंगवा लिया गया था। खैर कोई मसला नहीं था, दादी ने खासी रकम दी थी इन्हें। जरीना के लिए कुछ करना होगा। खाना खाकर भी वो कमरे में नहीं गए, बाहर निकल आए। हॉस्पिटल की इमारत के सामने और पिछले हिस्से में खुले प्लाट थे, जहाँ घास और फूल लगाए गए थे। तीमारदारों की अक्सरियत यहाँ दिखाई देती थी। बातें करते वो भी इधर निकल आए। हमारे माशरे की औरत बड़ी ही कमज़ोर है यार, और ये हम मर्दों के लिए डूब मरने का मुकाम है। अपने से ताकतवर को देखकर दबक जाते हैं और कमज़ोर पर धाड़ कर सर उठाकर चलते हैं। शुक्र है मेरा शुमार ऐसे नाहंजार मर्दों में नहीं होता। जवाब में जवादी ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। ये सब अल्लाह का करम है, वरना इसके सही कुदरत में क्या तस्नीम के शोहर के ओहदे पर तुम्हें भी फाइज कर सकता था। अब जबकि कोई बीवी तुम्हारे चुंगल में है ही नहीं, तो जुल्म ढाओगे किस पर? मैं घर जा रहा हूँ। तुम ज़ेबा के रूम के बाहर कुर्सी बिछा के जलवा अफरोज़ हो जाओ और अकेले बैठे सारी रात उल्लुओं की तरह दीदे फाड़ कर नादीदा कुव्वतों के करतूत देख कर अश अश करते रहो। जवादी खफा हो गया था। एक से दो भले तू भी मेरे साथ कुर्सी डाल लेना, अशबील ने मनाना चाहा। जवादी मुँह से कुछ नहीं बोला, इसके साथ ज़रूर चल पड़ा। कॉरिडोर में पहुँचे तो आहो का एक तूफान समाज से टकराया। या अल्लाह खैर। दोनों तेज़ी से आगे बढ़े। क्या देखते हैं? ज़र्क बर कपड़ों में मलबूस एक जलूस है जो तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। करीब आने पर मजीद पता चला कि दो सेहतमंद जवानों ने एक मर्दे बिस्मल को उठा रखा है, जिसने गोल्डन शेरवानी जेबतन कर रखी है और गले में नोटों और फूलों के हार भी जब दिखला रहे हैं। अलबत्ता घुटनों से नीचे पजामे का हिस्सा तार तार है और टांगों से खून बह रहा है। अरे ये क्या तमाशा है खाला जी? आहों को ज़रा ब्रेक लगाएं, बताएं हुआ क्या है? क्या हस्पताल आना आपके यहाँ खुशी के लम्हात में शामिल होता है कि सब लोगों ने ज़र्क बर्क लिबास पहन रखे हैं और ख़वातीन तो मेकअप में भी लथपथ हैं? दोनों ने भरकर मालूमात चाही। ओ नहीं वे, कैसी खुशी? हाय वो है ही मनहूस मारी। कितना कहा था गुल्लू के अब्बा से ना करो इस डाइन की बेटी से रिश्ता, पर मेरी कभी सुनी है जो अब सुनते? लो देख लो नतीजा, पड़ गया ना स्यापा। दुश्मनों के घर बज रहे होंगे खुशियों के शादियाने। खतून जिन्होंने तकरीबन 7-8 तोले का हार कांटे लटका रखे थे पछाड़ने लगी। तो क्या ये किसी डायन की कारस्तानी है? जवादी ने आंखें निचाई। नहूसत का साया पड़ गया है, खतून ने दुहाई दी। अब आप में से नहूसत किसका नाम है? अशबील ने सब पर निगाह दुराकर मुदबराना अंदाज में पूछा। लो वो यहाँ थोड़ी है, बैठी है मज़े से मंडी सात का आबाद में, इंतज़ार कर रही है बारात का। ले वही अब के सारी उम्र इंतज़ार। मैं तो पुत्र की जंज लेकर तेरे मनहूस मारे दरवाजे पर नहीं आऊँगी। खतून ने जिस तरह चिल्ला कर कहा था, कियास है आवाज़ जंज के इंतज़ार में मंडी सादकाबाद बैठी मनहूस मारी तक ज़रूर पहुँच गई होगी। चंगा भला तैयार होकर कमरे से निकला है। बड़ी बहन ने नज़र उतारी, मम्मी ने भरकर सेहरा लगाया और भाभी ने सुरमा आंखों में डाला। हाय बिल्कुल शहजादा लग रहा था, पर कसमें मेरा दिल घबरा रहा था। लगता था कुछ होकर रहेगा। सारे हंस बोल रहे थे पर मेरा जी बड़ा ही मंदा हो रहा था। इनके अब्बे को बुलाकर कहा, अब भी वक्त है, कर दे अपनी बहन को फ़ोन, हम इसकी बेटी को विहाने नहीं आ रहे। वो उल्टा मुझ पर बरसने लगा। 1 घंटा हम दोनों लड़ते रहे। फैसला मैं अपना मर्जी का करवा लेती, पर ये आजकल की नस्ल हर बात में टांग अड़ाती है। पकड़ के इसके अब्बे को 2 लड़के बाहर ले गए और ले जाकर बारात के लिए तैयार खड़ी बस में चढ़ा दिया। ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड बजने लगे और मेरी आवाज़ तो बिल्कुल दब के रह गई। फिर जी दूल्हे को लेकर बाहर चले तो पता नहीं किस बेहदायत शैतान के शतूंगड़े ने, वैसे मुझे पता है ये मेरी छोटी नंद के बच्चे की शरारत है। आए होए भाभी, खुदा को मानो, ख्वामखा मेरे मासूम बच्चे पर इल्ज़ाम धर दिया। मजमे को चीरती एक खतून जिनकी आंखों का काजल बुरी तरह फैल चुका था सामने आ गई। नी पड़ा मर किसी डाइन की परछाई।
हाँ तो मैं बता रही थी, बच्चे ने रास्ते में पटाखा रखकर आग दिखा दी, इधर दूल्हे का पैर पड़ा, इधर वो खबीस पटाखा चल पड़ा। बस जी, पजामा लीड़ो लीड़ हुआ है, टांग जख्मी और मुंह भी काला सिया हो गया। हम झाड़ पोंछ कर लाए हैं, कुछ करो डॉक्टर साहब, खून बह रहा है। डॉक्टर साहब? मगर हम तो डॉक्टर नहीं हैं, इन बेरहमों से मुलाकात के लिए इधर जाना। डॉक्टर नहीं हो तो खामखा हमारा टाइम तबाह किया, पहले क्यों नहीं बताया? लो भला देखो, हाँ रास्ता रोक के खड़े हो गए, देख भी रहे हैं बच्चा जख्मी है। ये लोगों को तो कहानियां सुनने का चस्का होता है। खतून बुड़बुड़ा रही थी। भाभी, तूने मेरे बच्चे पर इल्ज़ाम धरा है, इसका हिसाब तुझे देना होगा। चुप करनी चलाक को, ज़्यादा मजलूम न बन। हजूम लड़ता भड़ता आगे बढ़ गया। अल्लाह रहम करे, पजामा लीड़ो लीड़ हो गया। दर्जी नया सीने में टाइम तो लेता है। इतनी देर इंतज़ार में बैठी डायन की बेटी का मेकअप तो ऐसा हो जाएगा कि डायने भी अपनी बरादरी से खारिज कर देंगी। मुझे इस दुल्हन से पूरी हमदर्दी है। हाँ भाई, ना इधर की ना उधर की, जिसकी कोई बरादरी नहीं रहेगी, भला खाक ज़िंदगी होगी इसकी। वैसे इतनी टाइमिंग से पटाखा चलाने वाले बच्चे को तलाश करना चाहिए। ऐसे कारीगरों की ज़रूरत तो कहीं भी किसी भी मुकाम पर पेश आ सकती है। ए सुनो जी मेरे अच्छे भाइयों, ज़रा मेरा काका तो पकड़। इस मजमे की एक रुकन आतिशी गुलाबी गुरारे में मलबूस इनकी जानिब बढ़ रही थी। काका आपका, पकड़े हम, और बाद में आप हम पर अगवा का पर्चा कटवा दें। ना जी ना, दोनों निशानियाँ चुकाए। ओह नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि इधर मेरी मामी यानी दूल्हे की अम्मा की अपनी नन से लड़ाई हो रही है, तो शोर से ये डरता है। बेहतर यही है कि आप भी जंगबंदी का इंतज़ार करें, कुछ देर के लिए अपने लगते जिगर के साथ इधर ही तशरीफ़ रख ले। लो ख्वामखा, ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार थोड़ी आते हैं। लड़ाई अरूज पर है, अब पकड़ भी लो। फिर से बच्चा इनकी जानिब बढ़ाया। इसे भी साथ ले जाएं, लड़ाई देखेगा तो ही लड़ना सीखेगा, इसे दूर दूर रखेंगे तो बुज़दिल हो जाएगा। बात खतून के जी को लगी। ऊंची हील पर सवार, एक हाथ से काका एक हाथ से गरारा संभालती नज़र से ओझलो हो गई। हम भी चलें? जवादी ने तजवीज़ रखी। तुम देख कर आओ, हाल हवाल सुना देना, मैं ज़रा ज़ेबा को भी देख लूँ, पता नहीं अकेली बेटी क्या क्या सोच रही होगी। अशबील ज़ेबा के कमरे की जानिब बढ़ गया। सुबह ज़ेबा की तबीयत ठीक नहीं थी। अशबील परेशानी के आलम में डॉक्टर तनवीर के कमरे तक आया था। दस्तक के जवाब में उन्होंने अंदर आने की इजाज़त दे दी थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ डॉक्टर तनवीर के साथ साथ ज़रीना, कौसर, तस्नीम भी मौजूद थी और एक पुरतकल्लुफ़ नाश्ता दोनों के दरमियान रखा था। अशबील ने जाकर ज़ेबा के बारे में बताया। डॉक्टर साहब के माथे पर बल पड़ गए। ये बात कहने के लिए आप बराह रास्त मेरे कमरे में चले आए हैं? ओहो डॉक्टर साहब, प्राइवेट रूम वाले हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं, ज़रीना, कौसर, तस्नीम ने कहा, और इसकी बात का असर था। डॉक्टर साहब की परेशानी के बल जाते रहे। दोपहर में इनके साथ लंच करते हुए ज़रीना ने बताया, डॉक्टर साहब दिल के बुरे नहीं, घरेलू हालात से तंग है, मैं दिलाजोई करती रहती हूँ, मेरी बड़ी कदर करते हैं, तुम इनकी किसी बात का बुरा ना मानना, मैंने समझा दिया है इन्हें, अब वो तुम्हारी मरीज़ा का पूरा ख्याल रखेंगे। वैसे भी घबराने वाली बात नहीं, वो ठीक है, तुम्हारे घर की औरतें बड़ी सलीकामंद लगती हैं, खाना बड़ा अच्छा बना है। इसने चौथा कोफ्ता उठाकर मुँह में रखा था जिस पर जवादी की नज़र थी, लिहाजा तिल मिला कर रह गया। आए हाय, इन अल्लाह माड़ियों को देखो, सोहने मुंडे मेरे साथ क्या बैठ गए, जलापे से जली जा रही हैं, ड्यूटियां छोड़ छोड़ के इधर के चक्कर लगा रही हैं। कौन, किन की जानिब इशारा है? अशबील ने इधर उधर देखा तो नज़र दो मड़ियल सी नर्सों पर पड़ी। यही मड़न जोगियाँ, शक्लें नहीं देखती, बस मुझसे जलती रहती हैं। ना ये बूथियाँ इस काबिल हैं कि कोई एक दूसरे के बाद दूसरी नज़र डालने की गलती करे। सरे रंग, काले दिल हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारी जासूसियाँ कर रही हैं। दोनों ने अब के इधर उधर बागौर जायज़ा लिया, लेकिन इनके दो के अलावा और कोई दिखाई नहीं दिया, और वो भी यहाँ की नहीं थी। आगे बढ़ गई। हाँ और नहीं तो क्या, तुम यहाँ की सियासतों को नहीं समझते, हर बंदा एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश में है। ये डॉक्टर तनवीर बेचारा एक लेडी डॉक्टर को पसंद करता था, पर इन लूमड़ियों की फितरत वालियों ने ऐसी आग लगाई कि अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं। इंट कुत्ते वाला बैर है, डॉक्टर दूसरी जगह शादी कर चुका है और वो लेडी डॉक्टर साहिबा भी मंगनी करवा बैठी हैं। कानों के कच्चे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, अब रोएंगे सारी उम्र। तुम क्यों दांत पीस रही हो? जुबान दरमियान में आ गई तो कौन इतने सलीके वाली गुफ्तगू करेगा? जवादी ने तवज्जो दिलाई। बस जी, क्या सुनाऊं, कभी कभी तो हंस बोल लेती हूँ, वरना चुप का ताला पड़ा रहता है मेरे होंठों पर। और वो मेरा घर वाला है, इसने कहा है फ़ौरन 3000 रुपये का इंतज़ाम करके दो, वरना अपनी हड्डियाँ तड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। घर किधर है तुम्हारा? जवादी ने पूछा। इधर पीछे नर्सों का क्वार्टर मिले हुए हैं, इधर ही रहती हूँ। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? घर जाने का क्या फ़ायदा, मैं तो सारा दिन इधर ही होती हूँ। इधर मेरा नखट्टू मियाँ वेला निकम्मा पलंग तोड़ता है। अभी बातें हो रही थी कि ज़रीना, कौसर, तस्नीम का मोबाइल मखसूस शौक सी टोन में बजने लगा। हाँ हेलो। ओह आय हाय, नी ज़रा सी बात के लिए मुझे परेशान करती हो, कुछ अपनी अकल भी इस्तेमाल करो ना। मैंने भला कब रोका है? कह दो इसे आने से पहले हो जाएगा सब तैयार।
मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जम जम आए, चाहे महीना भर रहे। हाँ हाँ, इसे फ़ोन करके समझा दो। कुछ देर बातें करती रही, फिर आह भरकर इन दोनों को देखा। मोबाइल मेज़ पर पटका और बोली, एक नया खर्चा, गरीब की भी भला कोई ज़िंदगी है। बहन का फ़ोन था, आ रही है अपने 3 बच्चों के साथ मेरे घर पर। ये नहीं सोचती मैं गरीब चंद हज़ार कमाने वाली नर्स किधर से पूरा करूँगी, और वो मेरा मियाँ वो भला बर्दाश्त करता है मेरे रिश्तेदारों को। इसने दिन रात अपने दोस्तों की महफिलें जो सजानी होती है घर पर, अब बहन के सामने बेइज्जती करेगा नखट्टू। इसने सर हाथों में गिराया, फिर कुछ देर बाद ये कहकर चलेगी, ज़रा वार्ड का चक्कर लगा लो, ये मरीज़ भी ना इधर आकर नन्हे काके बन जाते हैं। इसके जाने के बाद दोनों इधर ही बैठे रहे। फिर उठे तो रुख नर्सों की रिहाइश गाह की जानिब था, और जल्द ही वो ज़रीना कौसर तस्नीम के क्वार्टर के सामने थे। बदरंग दरवाज़ा, मैली दीवारें, घर के आसपास कूड़े और सूखे पत्तों का ढेर। पूरी लाइन में सबसे बुरा हाल इसी घर का था। दरवाजे पर ताला नहीं है, लगता है वो अंदर ही है। तैयार हो जाओ, अशबील ने कहा। धड़ 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 जवादी ने बुरी तरह दरवाज़ा पीट डाला, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला गया। इन्हें फिर ये अमल दोहराना पड़ा। अंदर से चाप उबड़ी, दोनों दरवाजे के दाएं बाएं खड़े हो गए। दरवाज़ा खुला, हाथ में बैंगन और छुरी पकड़े एक मनहनी शख्सियत सामने आई। हुँ, बीवी कमाइयाँ कर कर के इधर मोटी हो रही है, इधर ऐश हो रही है, खुराकें खाई जा रही हैं। जवादी ने गर्दन पर हाथ डाला। शिबली ने बैंगन और छुरी लेकर दूर फेंक दिए। इसके बाद दोनों ने धनाई भी की और धमकी दी, आइंदा ज़रीना कौसर तस्नीम की ज़िंदगी में तरीखियाँ बढ़ने की कोशिश की तो हम ये शक्ल गुम करवा देंगे। जब वो वापस पलट रहे थे तो पीछे सिसकियाँ उबड़ रही थी। देखो ज़रा मीसने को, आवाज़ें तो ऐसे निकाल रहा है जैसे इससे ज़्यादा मजलूम और कोई नहीं। खैर, अब ज़रीना को सताने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। शाम को नाना मामू और जवादी शिबली की वालदाएं भी ज़ेबा को देखने इसका हाल पूछने आई। वो दोनों तो इसके पास कमरे में बैठी रही। नाना मामू हस्पताल के टूर पर निकल गए। फिर इस शाम ज़ेबा को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। कितनी जल्दी बीत गई मिलन की ये घड़ियाँ। शिबली ज़ेबा से कह रहा था, कोई पाबंदी थोड़ी है, तुम आते रहना। ज़ेबा की बात पर वो उछल पड़ा, वाकई बे बीमारी ने तुम्हारे मिजाज पर बड़ा अच्छा असर डाला है। हाँ हाँ, वो मिलने से इनकार थोड़ी ही करेगी। ज़ेबा ने तीखी निगाह डालकर तेज़ी से कहा, कौन, किसकी बात कर रही हो? शिबली हैरान हुआ। वही जिसके साथ लंच होते थे, चाय पी जाते। इसी के मिलन की घड़ियां बीत जाने पर अफसुर्दा होना। खुदा को मानो लड़की। हैरान परेशान होकर शिबली ने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुमने समझ रखा है। जी जी, इसका अंदाज़ा तो मुझे आज हो गया है। वैसे घर जाकर सूप शूप पियो, फ्रूट खाओ, सेहत बहाल होगी तो शायद सोच समझ भी बेहतर हो जाएगी। इस वक्त तो जो कड़ियाँ आपने मिलाई हैं, मेरा सर घूम रहा है। मैं तो अश अश करने के काबिल में नहीं रहा। ज़ेबा ने सर झटका और बेड से उतरकर दुपट्टा सर पर ओढ़ने लगी। वो कहती रही, कामी को फ़ोन कर देती हूँ, अम्मी और वो मुझे आकर ले जाएंगे। लेकिन शिबली और जवादी इसे घर तक छोड़ कर आए। खाला तो बेटी को सेहतमंद देखकर और साथ इन दोनों को देखकर निहाल हो गई। झट कामी को करीबी बाजार दौड़ाया। वो गर्मा गर्म समोसे और ताज़ा चॉकलेट केक लेकर आया। तूबा ने चाय बनाई। दोनों ने दिल खोल कर तारीफ़ें करते हुए नाश्ते से इंसाफ किया। इस दौरान भी ज़ेबा होंठों पर चुप का ताला लगाकर बैठी रही। इसने सिर्फ चाय पी, फिर उठ खड़ी हुई, अपने कमरे में चली गई। शिबली ने जवादी की तरफ देखा, कहा कुछ नहीं, ज़रूरत भी नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे की हर ज़बान समझते थे। जवादी ने एक दिलचस्प किस्सा छेड़ दिया। हाज़रीन सब भुलाकर हमतन गोश हो गए। इन्हें पता भी नहीं चला कब शिबली दरमियान में से उठा और ज़ेबा के कमरे में चला गया। वो बेड पर बैठी किसी सोच में गुम खाली दीवार को तके जा रही थी। क्या ये योगा का नया इंट्रोड्यूस होने वाला आसन है? शिबली जाकर बेड पर इसके बराबर बैठ गया तो वो चूकी। क्यों आए हो मेरे कमरे में? तुम्हें पता है मुझे ये पसंद नहीं, और अम्मी तो बहुत खफा होंगी। अम्मी इस वक्त दास्ताने अमीर हमज़ा सुन रही हैं और मैं तुम्हें कुछ बताने, कुछ समझाने आया हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ, अब कुछ बताने की ज़रूरत है शिबली? तुम भी बिल्कुल आम से मर्द हो। जहाँ जिस औरत ने शह दी, सोचा टाइम पास करने में क्या हर्ज है, और चल पड़े इसके पीछे पीछे। कसूर तुम्हारा भी नहीं, हमारे आसपास ऐसी ही खुसूसियात के मर्द पाए जाते हैं। बस मैंने तुम्हें ज़रा बुलंदी पर फाइज कर दिया था। शिबली ने जवाब में ज़रीना कौसर तस्नीम की दुख बड़ी ज़िंदगी का एक एक बाब खोल कर रख दिया। जू जू वो बताता जाता था, तू ज़ेबा के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमाया हुए जाते थे। तुमने ये सब मुझे हस्पताल में क्यों नहीं बताया? मैं तो इस बेचारी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। हाय, कितनी भूल हुई मुझसे। इस सारी बहस को छोड़ो, बस मुझे दोबारा इसी बुलंदी पर चढ़ा कर बिठाओ जिससे तुमने उतारा है। वो मचल कर बोला था, अब तुम इससे ज़्यादा बुलंदी पर हो। ज़ेबा ने एक फ़ख्र के साथ बताया।
اللہ रहम करे, अब के गिरा तो हड्डी पसली बचने का इम्कान नहीं। यार आखिर कितनी मंजिलें कायम कर रखी हैं तुमने। और ज़ेबा हंस पड़ी। फिर दोनों दोबारा सबके दरमियान आ बैठे जहाँ जवादी की शोला बयानियाँ अरूज पर थीं। रात का खाना खाकर जब वो गढ़ की राह पर निकले तो मौसम खासा खुशगवार हो रहा था। कुछ दिल के मौसम का भी असर था। शिबली खूब चहक रहा था। सुबह से फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगी और अब तो स्कूल का फंक्शन सर पर आ गया है, बहुत काम करना होगा। नाना मामू के जुल्मों का कुछ हिसाब होना चाहिए। ऐसे करते हैं, चना चाट पर इन्हें खड़ा कर देते हैं। एक बार बचपन में एक गर्ल्स स्कूल का मीना बाजार देखने का इत्तेफाक हुआ था। चना चाट के स्टॉल पर जो उस्तानी साहिबा जलवा फरोज थी, धक्कम पील की ताब न लाकर चाट के वसी और रीस बर्तन में गिर गई। मुंह सर कपड़े सब लथपथ और प्रिंसिपल इनके सर पर खड़ी पैसे के हिसाब के लिए चमगाड़ रही थी। वाकई ये बेहतरीन तरीका है। बाकी चाट के बर्तन में धक्का हम खुद इन्हें दे देंगे, या शायद किसी शागिर्दे रशीद को भी ये काम सौंपा जा सकता है। जवादी शिबली की तजवीज़ से 100% मुतफिक होते हुए बोला था। आने वाले दिन बकौल शिबली और जवादी ज़िंदगी के बदतरीन दिन थे। नाना मामू ने फंक्शन के सिलसिले का हर काम इन्हें सौंप रखा था और ख़ुद 24 घंटे चैन की बांसुरी बजाया करते थे। स्कूल के लायक बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अनामात का ऐलान था और इनाम में देने के लिए नाना मामू जो सुगाते लाए थे, दोनों के मुंह हैरत से खुल गए। ये 2 अदद टाफियाँ, एक पेंसिल। नाना मामू, बच्चों को बददिल ना कीजिए, वो पोजीशन लेने से तौबा कर लेंगे। बको मत। अब क्या मैं अपनी जायदाद इनके नाम मुंतकिल कर दूं? चलो इन्हें खूबसूरती से पैक करो। पैकिंग देखने से अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि अंदर क्या चीज़ है। बहुत खूब, दोनों ने दाद दी। और सुनो, चना चाट में चने बड़ाए नाम ही डलवाना, बहुत महंगे हैं। बस आलू और इमली पर जोर दो। मिर्चें कम रखना, वरना बच्चा एक प्लेट खाकर दूसरी नहीं लेंगे। पकौड़ों में भी पालक और आलू ज़्यादा, बेसन बहुत कम रखवाना। और हाँ, आलू बिल्कुल छोटे छोटे ख़रीदना, वो सस्ते मिल जाएंगे। अगर बासी आलू पालक मिल जाए तो वो बहुत ही सस्ती पड़ेगी। ऐसा करें नाना मामू, ये ख़रीदारी आप खुद कर लीजिए ताकि बाद में गिला ना रहे। हाँ नन्नी, ये वाला काम तो तुम कर लो, ये लड़के भला ऐसी बारीकियों को कहाँ ख्याल करेंगे। दादी ने भी यही मशवरा दिया। नाना मामू ने नफ़ी में सर हिलाया और बोले, मेरी पर्सनैलिटी तो ऐसी है कि दुकानदार 10 रुपए की चीज़ भी 20 की लगा देते हैं। बस सूरज से नवाबी बरसती है ना, और हम तो जैसे फ़कीर लगते हैं। दोनों बुड़बुड़ाए। 2 रुपए वाली टाफ़ी 4 की बिकेगी और इस रोज़ स्कूल की पानी वाली मोटर नहीं चलेगी। किसी नलके में पानी नहीं आना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस और बोतलें खरीदें। नाना मामू, ऐसा करें, दिन के 2 बजे के करीब गेट पर ताला भी लगा दें और ऐलान कर दें 4 बजे से पहले नहीं खुलेगा। लंच के टाइम पर बच्चे स्टॉलों पर टूट पड़ेंगे। शिबली ने जलकर कहा था, लेकिन नाना मामू ने कहा, तजवीज़ काबिल गौर है। वाकई भूख से बेताब होकर हर कोई स्टॉल की जानिब लिपकेगा। जवादी और शिबली ने अपने अंदाज में तंज किया था। नाना मामू ने तवज्जो नहीं दी। बोले, अच्छे ब्रांड की टॉफ़ियाँ बिस्किट इतनी बचत नहीं देते, इस बात को भी जहन में रखना। आप कहें तो हम बिस्किट घर पर तैयार कर लेते हैं। जवादी, मैं बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ। उंगली उठाकर तनबीह की थी। फिर कुछ ख्याल आया, आंखें चमक उठी। अगर समोसे घर पर तैयार कर लो तो बहुत बचत है इसमें। नाना मामू, दोनों चीख उठे। तुम्हें क्या कहा था, मोहल्ले की औरतों और बच्चों में भी टिकट फ़रोख्त करो? मेरा ख्याल है तुमने अभी तक ये काम भी नहीं किया होगा। बे, ये बी से क्या मुराद है नाना मामू? चलो टिकट उठाओ, निकल जाओ मोहल्ले के दौरे पर। कम से कम 200 टिकट तो फ़रोख्त करके आओ। नाना मामू, मोहल्ले वालों को तो बख्श दें, आकर हमें इसी जगह रहना है। लोग ये फंक्शन अटेंड करने के बाद दुश्मन भी हो सकते हैं। वो मेरा नया सूट तो इस्त्री करवा लो ना, मैंने आखिर कंपेयरिंग करनी है। तुम्हें कहा था एक किताब शायरी की और लतीफ़ों की लेते आना, मगर मजाल है जो कोई काम वक्त पर हो जाए। नाना मामू, इस उम्र में लतीफ़े और शायरी किसी को मुतासिर खाक करेंगी? लोग नए नए नाम ही धरेंगे। बुढ़ापे में किसी को मुतासिर करना हो तो एक ही चीज़ काम आती है, और वो है दौलत की चमक। आप बस नोटों वाले हार मंगवाए। तुम लोग अपने मशवरे अपने पास ही रखो, मत जलाव करो मेरी पर्सनैलिटी से। वो बुरी तरह तप गए थे। दोनों उठ खड़े हुए। कितने ही काम तो अभी सर इंजाम देने थे, फिर आकर बैठे रहते तो नाना मामू ने फहरिस्त तवील करते जाना था। सड़े हुए आलू, बासी पालक, पुरानी दाल का बेसन। अल्लाह पूछे नाना मामू को हमें किस मिशन पर लगा दिया है, जिससे पूछते हैं अजीब सी नज़रों से देखने लगते हैं। अभी तो शहर में फ़रोख्त होने वाले सबसे घटिया ब्रांड के बिस्किट और स्वीट्स का खोज लगाना है। ना भाई, ये काम हमसे नहीं होगा। ऐसा करते हैं, ताज़ा पालक, नए आलू, आला क्वालिटी का बेसन और मैदा उधार खरीद लेते हैं। बाद में उधार चुकाते नाना मामू बरसेंगे तो सही, मगर चिड़िया चुग गई खेत। शिबली की बात पर जवादी ने असबात में सर हिलाया और बोला, आज तक जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाई है, अब भी इसका साथ नहीं देंगे।
اپنی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ایک مرد ناتوا کو لنگڑا کر چلتے اور اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ضرور دھیان نہیں دیا۔ جو ہی اندر داخل ہوئے امی نے ٹرے تھما کر کہا یہ ڈرائنگ روم میں رکھاؤ۔ شبلی ٹرے لے کر اندر گیا، سوجا ہوا چہرہ لیے کوئی سر ڈالے بیٹھا تھا۔ نقوش جانے پہچانے تھے مگر کہاں دیکھا ہے یاد نہیں۔ اس نے بھی سر اٹھا کر اوپر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ نانا ماموں کا کوئی ملنے والا تھا۔ شبلی چائے رکھ کر جیسے ہی پلٹا نانا ماموں چلے آئے۔ یہ دونوں دادی کے کمرے میں آ گئے جہاں اس وقت جوادی کی والدہ، بہن نیلو، شبلی کی امی اور دادی سب ہی موجود گاجر کے حلوے اور چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد نانا ماموں بھی چلے آئے، خاصے افسردہ دکھائی دے رہے تھے۔ مظلوم ہر طرف سے پستا ہے آپا، انداز اطلاع دینے والا تھا۔ سب نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اب یہ بیچارہ جو آیا بیٹھا ہے بیوی کے ہاتھوں ستایا ہوا ہے۔ 2 سال پہلے ایک حادثے میں زخمی ہوا تھا، ایک ٹانگ سے اب تک لنگڑا کر چلتا ہے، لیکن پھر بھی بیچارہ کچھ نہ کچھ محنت مزدوری کرتا ہی رہتا ہے، اور بیوی زبان کی تیز اور ہاتھ چھٹ بھی ہے۔ بیچارہ سارے گھر کا کام کرتا ہے تب بھی خوش نہیں ہوتی، اور اب تو اپنے 2 عاشقوں سے اس کی پٹائی تک کروا دی۔ میں نے تو اسے روز ہسپتال میں دیکھا تھا۔ اس زرینہ کوثر کو مجھے دیکھ کر ہی کھس گئی، جانتا جو ہوں اس کو، لیکن شوہر سے یہ سلوک کرواتی ہوگی پتہ نہیں تھا۔ کیا زرینہ کوثر صاحبہ؟ وہ جو کوئی بھی ہے مظلوم نہیں ہے، مظلوم ان کا شوہر ہے، جوادی نے گھبرا کر پوچھا۔ جو مرد مزدوری کے باوجود محنت کر کے کمائے، بیگم صاحبہ صبح صبح تیار ہو کر ڈیوٹی کے بہانے نکل کھڑی ہوں اور کبھی ڈاکٹروں اور کبھی دوسرے سٹاف کو الو بنا کر پیسے بٹورتی ہو، شوہر کو گنتی میں نہ لاتی ہو، الٹا گھر کے کام بھی اسے سونپ رکھے ہو، تو میرا خیال ہے ایسے میں مظلوم شوہر ہی ہوگا، بیوی صاحبہ تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹے سچے قصے سنا کر لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے، معصوم لوگوں سے کبھی ناشتہ تو کبھی لنچ کرواتی ہے؟ شبلی جیسے خواب میں بول رہا تھا۔ معصوم بھی ایسے لوگوں کو معصوم نہیں چغت کہنا چاہیے۔ نانا ماموں کی بات پر آج دونوں نے اس بات میں سر ہلایا اور بولے، ٹھیک کہا آپ نے، انہیں چغت ہی کہنا چاہیے، اور انہیں جوتے بھی لگانے چاہیے۔ انہی کی شے پر تو ایسی چال باز عورتیں شیر ہوتی ہیں، جیبیں خالی کرواتی ہے اور غریب شریف شوہروں کو برا بلا کہتی ہیں۔ وہ احمق جوش میں آ کر مظلوم شوہر ہی کی پٹائی کر ڈالتے ہیں، اور اسے دھمکیاں تک دے آتے ہیں۔ افسوس، سدا افسوس۔ دونوں کورس کے انداز میں بولے جا رہے تھے اور افراد خانہ حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ نانا ماموں تاڑ گئے اور ہاتھ اپنے جوتے کی جانب بڑھا دیا تھا۔